केरविल, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार जल्दी से लाइव आएं और बताएं कि सब कुछ क्लियर है, हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो आज के सेशन का आगाज होगा, शुभारंभ होगा। हमारे साथ हैं अंकिता गुप्ता, पुरुषोत्तम सा और चतुर्भुज सिंह, आशीष, चिंटू कुमार। पीएनजी अपलोड नहीं हो रही है टाइम पर, करवाते हैं अपलोड। प्रमिला, करण, अल्पिका, अंकिता, चेतन, राम, ब्रिजेश, रेणु, अंकिता, सुशील। काफी तेजी से कमेंट्स आपके। तो एक बार सब राम राम भाई साहब, चतुर्भुज साहब कैसे हैं आप। सुशील, उपेंद्र, जय हिंद। योगेश, नेहा, महेश, सुरेश, एम फरहान, देव, महिपाल चौधरी साहब, राधे राधे, कैसे हैं आप। वीडियो नहीं चल रही है। विजय, शुक्रिया विजय साहब, कैसे हैं आप। प्रमिला, करण, बिल्कुल मैं ठीक हूं। अंकिता, कैसे हैं आप लोग। सोनू, और इतने तेजी से कमेंट्स आते हैं आपके बैच में कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी माय डियर फ्रेंड्स, इस उम्मीद के साथ कि हमारी आवाज तस्वीर आप तक पहुंच रही है। सेशन का हम आगाज कर रहे हैं। हमने आपसे बात की थी पिछले क्लास में कि जब फूड स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक की दीवारों से एक एसिड सेक्रेट होता है। उस एसिड का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है जी। राम राम चतुर्भुज साहब, राधे राधे। अभिषेक, अमन यादव, पुरुषोत्तम, सुरभि, जितेंद्र, आशीष, सालू। चलिए कमेंट बंद कीजिए, अब ध्यान दीजिए अपने चैप्टर पे। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट को विराम देते हैं और हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। ठीक है सुरभि, इतनी तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं कि पढ़ना मुश्किल है, तो कैसे रिप्लाई करें बताइए। आलोक कह रहे हैं पहली क्लास है। अनुराग, गोविंद, चलिए लक्ष्मी, ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हिमांशु साहब, नितिन, आर्या, स्नेहा, हर हर महादेव, सभी का स्वागत। चलिए, तो हमने कहा था कि फूड जब स्टमक में पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है, तो अमाशय की दीवारों से एक अम्ल स्रावित होता है, एक एसिड सेक्रेट होता है। उस एसिड का नाम आपको पता ही है, HCl। HCl क्या करता है कि फूड में जो जीवाणु है उसे मार देता है। स्मृति कुमारी, ठीक है, स्नेहा यादव, विपिन, शालू, ठीक है, सबका नाम हो गया। चलिए जी, किसके बारे में बता दें। रदनक के बारे में। ये वाला दांत रदनक कहलाता है। ठीक है, इधर सामने वाला कृंतक, उसके साइड वाला रदनक होता है। ठीक है जी। चलिए, तो जब भोजन अमाशय में पहुंचेगा ना, तो अमाशय की दीवारों से एक अम्ल निकलेगा। उस अम्ल का नाम क्या है, HCl, जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है और अमाशय में उपस्थित एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय करता है। तो चलिए देखते हैं कि अमाशय में वो कौन कौन से एंजाइम हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, डाइजेशन में मदद करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हम लोगों ने चबाया कहाँ पे, बक्कल कैविटी में खाना चबाया और निगल लिया, तो खाना कहाँ पे पहुंच गया, स्टमक में पहुंच गया। स्टमक को हिंदी में क्या बोलते हैं, अमाशय कहते हैं या पेट कहते हैं। खाने के बाद यहीं पे जमा होता है। तो अमाशय में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, है ना। अमाशय में क्या होते हैं, कमेंट को देंगे विराम। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, पाचन ग्रंथियां होती हैं, है ना। अमाशय की दीवारों में पाचन ग्रंथियां होती है। तो अमाशय में मौजूद जो पाचन ग्रंथियां होती हैं, इन पाचन ग्रंथियों को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, जठर ग्रंथियां कहते हैं, जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, तो अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि अमाशय में जो पाचन ग्रंथियां होती हैं उसे किस नाम से जानते हैं, अमाशय में जो पाचन ग्रंथियां होती हैं उसे किस नाम से जानते हैं, तो कहिएगा सर जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो वर्ड गैस्ट्रिक जहां पे भी आता है ना, उसका संबंध आपके अमाशय से होता है। जैसे जब आपका पेट खराब हो जाता है, अपच हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको कहते हैं ना कि गैस्ट्राइटिस हो गया आपको, मतलब आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड में सूजन हो गई है जिसकी वजह से पाचन में दिक्कत आ गई।
तो आमाशय में जो पाचन ग्रंथियां होती है ना, वो सब मिलकर एक लिक्विड सेक्रीट करती हैं। उस लिक्विड को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर रस, है ना। तो आमाशय में मौजूद जो पाचन ग्रंथियां हैं वो जठर रस यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्रावित करती हैं, और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 एंजाइम्स होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं? 3 एंजाइम होते हैं जो पाचन करेंगे। कौन कौन है वो एंजाइम? तो एक का नाम है आपका पेप्सिन। एक एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन। दूसरे एंजाइम का नाम क्या है? रेनिन। दूसरे एंजाइम का नाम क्या है? रेनिन। हिंदी में भी ऐसे लिख देते हैं रेनिन, हिंदी में कोई नाम नहीं है। और तीसरा जो एंजाइम है उसका नाम है लाइपेज। लाइपेज को भी हिंदी में ऐसे लिख देते हैं लाइपेज। तो देखिए एक बार फिर से देखिए कि भोजन जब आमाशय में आता है तो आमाशय की दीवारों से HCl स्रावित होता है। HCl ने क्या किया? भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मार दिया और आमाशय में जो एंजाइम है उनको एक्टिव कर दिया। तो हम देखते हैं कि आमाशय में कौन कौन से एंजाइम है। सबसे पहले ये देखिएगा कि आमाशय में मौजूद पाचन ग्रंथियों को किस नाम से जाना जाता है? जठर ग्रंथियां। ये सारी जठर ग्रंथियां मिलकर एक तरल पदार्थ स्रावित करती हैं, एक लिक्विड सेक्रीट करती हैं। उस लिक्विड का नाम क्या है? गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस में कितने एंजाइम्स हैं माय डियर फ्रेंड्स? 3 एंजाइम्स हैं। कितने एंजाइम्स हैं? 3 एंजाइम्स। कौन कौन? पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। इन्हीं तीनों एंजाइम का हमें फंक्शन देखना है। ठीक है राखी तोमर, राधे राधे। ठीक है। खुशबू यादव कह रही कि सर अच्छे से लिखिए, पता नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक से और थोड़ा बढ़िया लिख देंगे, है ना। फिजिक्स अंकुर वशिष्ठ सर पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। बैकग्राउंड हमने व्हाइट इसलिए रखा है क्योंकि आप इसका अगर प्रिंट आउट निकालेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। अगर मैंने इसको ब्लैक कर दिया तो फिर पूरा काला काला आ जाएगा, है ना। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। ठीक है। हाँ अर्जुन ठीक है, बढ़िया से लिख देते हैं, घबराई मत। ठीक है अनूप साहब। तो आमाशय में मौजूद पाचन ग्रंथियों को जठर ग्रंथियां कहते हैं। जठर ग्रंथियां जठर रस स्रावित करती हैं। जठर रस में 3 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। अब चलिए इनके कार्य देख लेते हैं, है ना। क्या देख लेते हैं? कार्य देख लेते हैं। ठीक है जी। तो अभी अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा, जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारा मान लिया कि आमाशय है। तो आमाशय में भोजन आया है, तो आमाशय में मौजूद जो पाचन ग्रंथियां हैं, चलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। आमाशय में मौजूद पाचन ग्रंथियों को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस स्रावित करती हैं। और इस जठर रस में कितने एंजाइम हैं? चलो वहां पे साफ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे अब साफ दिखेगा, है ना। कितने एंजाइम होते हैं? तो 3 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। कौन कौन से एंजाइम है? पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। अब चलिए इनके फंक्शन देखते हैं। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई ना कि आमाशय में मौजूद पाचन ग्रंथियों को जठर ग्रंथियां कहते हैं। जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। और जठर रस में कितने एंजाइम हैं? तो 3 एंजाइम है। पहले का नाम है पेप्सिन, अब क्लियर दिख रहा है। दूसरे का नाम है रेनिन और तीसरे का नाम है आपका लाइपेज। सबसे पहले अगर हम पेप्सिन की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो पेप्सिन जो है वो एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि आमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आप कहिएगा सर पेप्सिन है। तो पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का। तो आप कहेंगे पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। या आमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो आप उत्तर कहेगा पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है? तो पेप्टॉन्स में बदलता है, पेप्टॉन्स में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टॉन में। तो अब एक नया लफड़ा आ गया कि ये पेप्टॉन क्या है ना। तो इसके नीचे जगह छोड़िएगा, साइड में कहीं पर लिख लीजिएगा नोट करके, है ना, क्योंकि पेप्टॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमें अभी इतना पूरा लिखना है एक साथ, है ना। तो हम पेप्टॉन के बारे में अलग से साइड में कहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा। ये पेप्टॉन क्या है पहले उसको समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए पेप्टॉन क्या है ये समझने के लिए सबसे पहले आपको प्रोटीन समझना पड़ेगा। प्रोटीन आप जानते हैं
कि अमाइनो एसिड का लॉन्ग चेन होता है। अमाइनो एसिड मतलब एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल का एक लॉन्ग चेन क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। तो आगे आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में कि प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। यहां पर ए मतलब क्या हुआ? ए मतलब हुआ अमाइनो एसिड्स, एमिनो अम्ल, है कि नहीं? तो आप जान रहे हैं कि प्रोटीन एकदम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसको छोटा करना पड़ेगा, डाइजेशन यही तो है। तो ये जो पेप्सिन है ना, पेप्सिन क्या करता है कि इस प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टॉन कहते हैं। तो पेप्टॉन का मतलब क्या हुआ? प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े। पेप्टॉन का मतलब क्या हुआ? प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स ऑफ प्रोटीन, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अमाशय में मौजूद पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टॉन में। तो यहां पर एक गहरा सा सवाल मैं आपसे अगर पूछूं कि पेप्सिन प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन करता है कि पार्शियल डाइजेशन करता है? पूर्ण पाचन या आंशिक पाचन, बताइए। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है कि आंशिक पाचन करता है? हाँ, अमीनो अम्ल का बहुलक है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि पेप्सिन प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन करता है कि पार्शियल डाइजेशन करता है? पूर्ण पाचन करता है कि आंशिक पाचन करता है? तो देखो, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? अमाइनो एसिड। सब अलग अलग हो गया तो हम कहेंगे प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। याद कीजिए पहली क्लास डाइजेशन वाली जो हम लोग पढ़ रहे थे। क्या अभी अमाइनो एसिड बना है क्या? नहीं, अभी तो प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े ही हुए हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं? पेप्टॉन कह रहे हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि पेप्सिन प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन करता है कि पार्शियल डाइजेशन करता है, तो आप कहेगा सर पार्शियल डाइजेशन करता है, आंशिक पाचन करता है। पूर्ण पाचन कब होगा प्रोटीन का? जब प्रोटीन बदल जाएगा अमाइनो एसिड में। अभी तो प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े ही हुए हैं। दूसरा एंजाइम जो अमाशय में है वो है रेनिन। रेनिन, रेनिन क्या करता है? कैसीन को बदल देता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। कैल्शियम पैरा कैसिनेट कहने का मतलब है कर्ड यानी दही में बदल देता है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि रेनिन तो ठीक है, एंजाइम है, ये कैसीन क्या है? कितने लोगों को पता है कैसीन के बारे में? जल्दी बताइए। आंशिक पाचन, बिल्कुल सही है। नहीं, ट्रिप्सिन भी कंप्लीट नहीं करेगा शुभम, दिखाएंगे आगे हम ट्रिप्सिन के बारे में। आप मुझे बताइए कि जो रेनिन है वो कैसीन को बदल देता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। ये कैसीन क्या है? व्हाट इज कैसीन? तो याद कर लीजिएगा कि कैसीन क्या है। तो आप जानते ही होंगे कि कैसीन है मिल्क प्रोटीन। कैसीन क्या है? मिल्क प्रोटीन है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो आपसे देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? उत्तर क्या था? कैसीन। या कैसीन क्या है? तो मिल्क प्रोटीन। तो हम अपने फूड में अगर मिल्क लेते हैं, हम अपने भोजन में अगर मिल्क लेते हैं तो मिल्क में प्रोटीन होती है कैसीन। ये कैसीन क्या करता है? मिल्क में प्रोटीन होती है कैसीन। ये रेनिन क्या करता है कि कैसीन को बदल देता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट में, जिसकी वजह से दूध जमकर क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम, या कडलिंग करने वाला एंजाइम, या मिल्क कोएगुलेटिंग एंजाइम। कोएगुलेशन मतलब क्या होता है? जमना। दूध को जमाने वाला, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम अमाशय में कौन है? तो वो है आपका रेनिन। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा पीता है दूध, देखो बच्चा पीता है दूध और उल्टी करता है तो क्या निकलता है?
दही। ये दही कहां से आ जाता है? बच्चे के आमाशय में क्या, कौन सा एंजाइम है? रेनिन, जो दूध को दही में बदल देता है। तो दूध लेना ज्यादा अच्छा या दही लेना ज्यादा अच्छा? किसका डाइजेशन जल्दी होगा, दूध का कि दही का? तो दही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है किसके रेस्पेक्ट में? दूध के रेस्पेक्ट में दही जल्दी दही का पाचन आसानी से हो जाता है। और बच्चा जो उल्टी करता है बिल्कुल फ्रेश दही होता है, देखा होगा, है ना? एकदम दही जैसा स्मेल भी आता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्क कोएगुलेटिंग एंजाइम, साइड में कहीं पर लिख लीजिएगा नोट करके कि मिल्क कोएगुलेटिंग एंजाइम मतलब दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम आमाशय में कौन है? तो उत्तर हो गया आपका रेनिन। क्या उत्तर हो गया? रेनिन उत्तर हो गया। ठीक है जी, रेनिन उत्तर हो गया। दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो हो गया रेनिन। अब देखिए बच्चों में रेनिन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों का मेन फूड मिल्क होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है रेनिन का लेवल घटता चला जाता है, रेनिन का लेवल घटता चला जाता है। और बुढ़ापे में किसी किसी पर्सन को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, दूध नहीं पचता, तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि इनको दही दिया कीजिए। तो जवानी पर ज्यादा इतराना नहीं चाहिए। कुछ लोग अपनी जवानियों पे बहुत ज्यादा इतराते हैं, है ना भाई? हर आदमी एक दिन जवान रहा होगा, आपको उतना इतराने की क्या जरूरत है? पर जो लोग इतराते हैं उनके लिए मुझे एक शेर याद आ जाता है कि अपनी तकदीर पे तू नाज न कर, ये नशा चढ़ के उतर जाएगा। अपनी तकदीर पे तू नाज न कर, ये नशा चढ़ के उतर जाएगा। आज मगरूर है जिस सूरत पर, कल उसे देख के डर जाएगा। कि आज मगरूर है जिस रेनिन पर, कल उसका लेवल कम हो जाएगा और तुम मिल्क भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, है ना? तो दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन। रेनिन क्या करता है कि मिल्क में जो प्रोटीन है कैसीन, उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है, जिसकी वजह से दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन। और यही एंजाइम चीज बनाने में यूज होता है, चीज बनाने में, है ना? पनीर बनाने में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का इस्तेमाल होता है? तो वो है रेनिन। तो ये पॉइंट्स आप लिख लीजिए साइड में कहीं पर, बात आ रही है समझ में? पिछली पीएनजी अपलोड नहीं हुई है, कृति शिखा कह रही हैं, ठीक है उसको अपलोड करवाते हैं। पता नहीं क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, उसी वक्त पीएनजी यहां से दे दी जाती है। ठीक है जी। हम लोग जो दही बनाते हैं ना वो अलग चीज होती है, उसको हम बाद में देखेंगे। हमारे जिस्म में जो दही बनता है वो अलग है। हाँ बिल्कुल सफिशियंट है सीडीएस एनडीए के लिए। 4-5 चैप्टर हो जाने दीजिए, फिर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बनाएंगे तो बनने लगेगा आपको, है ना? ठीक है। तो कुछ कुछ आदमी में बुढ़ापे की वजह से मिल्क अगर रेनिन कम हो गया तो फिर उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो हमने कहा कि पहला एंजाइम है पेप्सिन, दूसरा एंजाइम है रेनिन, तीसरा एंजाइम होता है आमाशय में आपका लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लिपिड को यानी फैट को, लिपिड मतलब फैट यानी वसा को किसमें बदल देता है? पहले ही पढ़ा चुका हूं। फैट का डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये जो लाइपेज नाम का एंजाइम है ये वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है ना? तो इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि आमाशय में कुल कितने एंजाइम है? 3 एंजाइम, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। कैसे याद रख लीजिएगा? पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। रेनिन जो है वो किसको पचाता है? दूध को दही में बदल देता है ना? यानी मिल्क में जो कैसीन है उसको पचाता है। और लाइपेज इकलौता एंजाइम है जो वसा को पचाएगा। लाइपेज फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में बदल देगा। यहां पर देखो आप इतना पढ़ के जाओ, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है कि यहां से ना पूछे आपसे, क्वेश्चन यहां से ना पूछे। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दे कि आमाशय में भोजन के किस घटक का पाचन नहीं होता, तो उत्तर क्या होगा बताइए? आमाशय में भोजन के किस घटक का पाचन नहीं होता? Which of the following component of food is not digested in your stomach?
तो आप देख सकते हैं कि पेप्सिन प्रोटीन को पचा रहा है, कैसिन भी प्रोटीन को ही पचा रहा है। कैसिन क्या है? मिल्क प्रोटीन है, दूध में जो प्रोटीन पाया जा रहा है उसका नाम है कैसिन। और लैपिस फैट को पचा रहा है ना। किसका पाचन नहीं हुआ आमाशय में? किसका पाचन नहीं हुआ आमाशय में? तो आप लिख लीजिए कहीं पर साइड में कि भाई आमाशय में भोजन के किस घटक का पाचन नहीं होता, तो आप लिख लेना कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। वसा के पाचन की शुरुआत कहां से होती है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो वसा के पाचन की शुरुआत हमारे कहां से हो रही है? स्टमक से। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहां से हो रही है? स्टमक से, क्योंकि बक्कल कैविटी में तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा था। मुस्कान, शिवानी, धर्मेंद्र यादव, सुरभि, सब सही है, वेरी गुड। नहीं, विटामिन को तो पचाने की जरूरत नहीं है ना नुसरत, विटामिन तो ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको पचाने की क्या जरूरत है। ठीक है, अरविंद क्या पूछ रहे हैं? अरविंद साहब, हैंड रिटन नोट मिला है ना? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी है बात। रोहित यादव कह रहे हैं कि सर एक शेर और सुना दीजिए। शेर जो है वो अपने आप आता है, बुलाने से कुत्ता आता है। तो कोई लफ्ज याद आते हैं, कोई चीज याद आती है, तब शेर याद आता है। ऐसे कहिएगा कि शेर सुना दीजिए तो मुझे खुद ही याद नहीं आता। ठीक है, चलिए जी, हो गया। तो अमाशय में जो है वो सिंपल याद रख लीजिएगा कि 3 एंजाइम है, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। जो पेप्सिन प्रोटीन का, रेनिन कैसिन का और लाइपेज लिपिड का पाचन कर रहे हैं। अब आ जाइए, भोजन यहां से कहां आ जाएगा? छोटी आंत में आ जाएगा। ये देखिए, ये अमाशय था और अमाशय से भोजन कहां आ जाएगा? छोटी आंत में आ जाएगा। देखिए, और छोटी आंत के कितने भाग हैं? तो आप कहेंगे सर 3 भाग हैं। इस तरह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था ना, जो हम लोगों ने बनाया था। ये देखो, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया पूरा का पूरा। तो यहां पे हम लोग फूड को चबा रहे थे, ये बक्कल कैविटी था, भोजन को निगल लिया, अमाशय में आ गया। ठीक है, अब अमाशय से भोजन कहां आ जाएगा? छोटी आंत में आ जाएगा। और छोटी आंत के कितने भाग थे? 3 भाग। पहले भाग का नाम क्या था? ड्यूडेनम। बीच वाले भाग का नाम क्या था? जेजुनम। और लास्ट वाले भाग का नाम क्या था? इलियम। तो तीनों में अलग अलग देख लेंगे हम लोग, है ना, पाचन। तो सबसे पहले देख लेते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पाचन, और छोटी आंत में भी ग्रहणी में पाचन। छोटी आंत के कितने भाग हैं? 3 भाग। पहला भाग का नाम क्या है? ग्रहणी। तो अगर हम ग्रहणी में पाचन की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये आपका अमाशय है और यहां से शुरू हो रहा है आपका छोटी आंत। ये क्या हो गया? आपका स्टमक। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज दिस? दिस इज योर स्टमक माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारा अमाशय हो गया। ठीक है, और यहां से शुरू हो रहा है छोटी आंत, और छोटी आंत का जो पहला भाग होता है वही कहलाता है आपका ड्यूडेनम, ग्रहणी। ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। बीचला भाग कहलाता है जेजुनम, अग्र क्षुद्रांत। अंतिम भाग कहलाता है छोटी आंत का इलियम यानी क्षुद्रांत। तो सबसे पहले भोजन जो है आपका अमाशय से कहां पहुंचेगा? छोटी आंत के किस भाग में पहुंचेगा? ग्रहणी में। अब आप सभी जानते होंगे कि ग्रहणी से 2-2 ग्रंथियां जुड़ी होती हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखो, एक इस तरह का पत्ती के आकार की ग्रंथि होती है जो ग्रहणी से जुड़ी होती है, और इसको कहते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, अग्नाशय, अग्नाशय। ठीक है, और दूसरी ग्रंथि होती है हमारी लीवर, है ना। दूसरी जो ग्रंथि होती है वो होती है आपकी लीवर। ये है हमारा लीवर। लीवर हो गया। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज योर लीवर। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत। अब देखिए, लीवर और पैंक्रियाज एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पता है किसके थ्रू? गॉल ब्लैडर के थ्रू। ये देखिए, लीवर में एक और अंग है इस तरह का, गॉल ब्लैडर। ये देखिए, यह है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से एक नली ऐसे निकल रही है, और ये नली आकर जुड़ जाती है किसके साथ?
ये नली आकर जुड़ जाती है पैंक्रियाज के साथ। तो ये गॉल ब्लैडर है, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर से इस तरह से नली निकल रही है और ये नली इसको ऐसे क्रॉस करती हुई आई और पैंक्रियाज के नली से आकर जुड़ गई, है ना, नली से आकर जुड़ गई। ये देखिए, ये देखिए, ठीक। तो भोजन जब स्टमक से चलता हुआ आता है छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले रीजन में, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या होगा। इस ड्यूडेनम से दो दो ग्रंथियां कनेक्टेड है, एक है लीवर, और लीवर किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, गॉल ब्लैडर के थ्रू। ये जो रचना आपको दिख रही है ना, ये कहलाती है गॉल ब्लैडर। व्हाट इज दिस? दिस इज योर गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। हिंदी में क्या लिखते हैं इसको? पित्ताशय या पित्त की थैली। तो ये आपका पित्ताशय है, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, हम बिल्कुल एनसीईआरटी को मद्देनजर रखते हुए चलेंगे, कि आपके लीवर में एक लिक्विड बनती है। इस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइल कहते हैं, BILE, बाइल, या बाइल जूस भी लिख देते हैं। हिंदी में इसको क्या लिखते हैं? पित्त रस। क्या लिखते हैं? पित्त रस। ये पित्त रस बनता तो है लीवर में, लेकिन आकर जमा कहां पे होता है? गॉल ब्लैडर में। देखो, पित्त रस बन रहा है लीवर में, जमा हो रहा है गॉल ब्लैडर में, और ये नली दिख रही है ना, इसके सहारे ये पित्त रस आकर भोजन में मिल गया, पित्त रस आकर भोजन में मिल गया, ठीक। उसके बाद पैंक्रियाज में भी एक लिक्विड बनती है, उस लिक्विड का नाम होता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज में जो एक तरल पदार्थ बन रहा है, लिक्विड बन रही है, इस लिक्विड को हम लोग कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस, ये अग्नाशयी रस भी आकर भोजन में मिल जाता है। मतलब क्या हुआ कि भोजन जब अमाशय से चलता हुआ छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में पहुंचता है, तो लीवर ने इसमें क्या मिला दिया? बाइल जूस, और पैंक्रियाज ने इसमें क्या मिला दिया? पैंक्रियाटिक जूस। मतलब ड्यूडेनम में जो डाइजेशन होगा वो लीवर और पैंक्रियाज की वजह से होना है। बात आ रही है समझ में? हाँ, उसी को पित्त की थैली बोलते हैं। SK वालिया साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। आगे हम देखेंगे कि पैंक्रियाज का और भी फंक्शन होता है। पैंक्रियाज का मेन फंक्शन होता है आपके ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करना, और पैंक्रियाज से ही निकलता है इंसुलिन, और इंसुलिन आपके ब्लड शुगर लेवल को औकात में रखता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है, इसको ग्लैंड में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हैंड रिटन नोट नहीं अपलोड हुआ है क्या योगेश? मैं चेक करता हूं, ठीक है योगेश साहब। चलिए, तो देखो, ड्यूडेनम में जो मतलब डाइजेशन में रोल है माय डियर फ्रेंड्स, वो दो ग्रंथियों का है। एक है आपका लीवर और दूसरा है आपका कौन सा? पैंक्रियाज। दूसरी जो ग्रंथि है वो है पैंक्रियाज। यही दोनों डाइजेशन में मदद करेंगे। तो पहला रोल हम लोग देख लेते हैं किसका? लीवर का, है ना, लीवर का, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले लीवर को, उसके बाद पैंक्रियाज को। तो अगर मैं बात करूं पैंक्रियाज लीवर की, तो लीवर क्या सेक्रेट कर रहा है ये जरा बता दो। लीवर से क्या निकल रहा है? बाइल जूस निकल रहा है। लीवर से क्या निकल रहा है माय डियर फ्रेंड्स? पित्त रस। इसको सिर्फ बाइल भी बोल सकते हैं, बाइल जूस भी लिख देते हैं। तो हम फोकस करने वाले हैं किस पे? बाइल जूस पे, पित्त रस पे। पहला क्वेश्चन देखो, जहां पे बच्चे अक्सर गलत सलत उत्तर दे के आते हैं और उनको लगता है कि हमने सही उत्तर दिया है। पहला सवाल देखना, अगर क्वेश्चन होता है कि बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाई या बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाई, पित्त रस का उत्पादन या पित्त रस का निर्माण या पित्त रस का स्रावण कौन करता है? आप लोग उत्तर बताइए। क्वेश्चन है कि बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाई और सेक्रेटेड बाई, पित्त रस का उत्पादन या पित्त रस का स्रावण कौन करता है? उत्तर करिए फटाफट। पथरी एक साथ बताएंगे। किडनी में भी स्टोन होता है और पित्त में भी स्टोन होता है वालिया साहब।
तो पित्त में जो स्टोन होता है वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के कारण होता है, और किडनी में जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से होता है। ठीक है, तो अभी अभी आपने क्या देखा, अभी अभी आपने ये देखा था डायग्राम से, देखो डायग्राम एक बार फिर से बता रहा हूं आपको। ये था हमारा क्या, अमाशय। भोजन अमाशय से चलता हुआ, फिर से देखना, भोजन अमाशय से चलता हुआ ग्रहणी में आया। तो इस ग्रहणी से दो दो ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं, एक है हमारा कौन, पैंक्रियाज, और दूसरा हमारा कौन है, लीवर। ये लीवर है, लीवर। लीवर में क्या रहता है, गॉल ब्लैडर। ये देखो गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर हुआ। अब गॉल ब्लैडर से एक पतली सी नली ऐसे आ रही है, और ये नली ऐसे चलती हुई आकर जुड़ गई किसके साथ, पैंक्रियाज के साथ। अब ये जो लीवर है, लीवर से क्या निकल रहा है, बाइल जूस। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाई और सेक्रेटेड बाई, उत्तर क्या हो जाएगा, लीवर। ठीक है, क्या उत्तर हो गया, लीवर हो गया, है ना। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त रस का उत्पादन या पित्त रस का स्रावण कौन करता है, तो उत्तर क्या हो गया, लीवर। तो ये जो लीवर है ना, इसमें बनता है बाइल जूस, है ना, एक लिक्विड जिसका नाम है बाइल जूस। ये बनता तो है लीवर में, लेकिन जमा कहां पे हो रहा है, गॉल ब्लैडर में, है ना। और ये गॉल ब्लैडर होता हुआ ये पित्त रस भोजन में आकर ऐसे मिक्स हो गया। अभी इतनी ही बात तो की मैंने, भोजन में आकर मिक्स हो गया। तो अब यहां से सवाल निकाल लेते हैं कि सवाल क्या पूछा जाएगा। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि पित्त रस का उत्पादन या पित्त रस का स्रावण कौन करता है, तो हो गया लीवर। लेकिन अगर क्वेश्चन है कि बाइल जूस इज स्टोर्ड इन, पित्त रस जमा होता है या संचित होता है या संग्रहित होता है, तो उत्तर क्या होगा, पित्त रस कहां जमा होता है। तो देखो पित्त रस बन तो रहा है लीवर में, लेकिन आकर जमा कहां पे हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। ये जो रचना है इसका नाम क्या है, जीबी, गॉल ब्लैडर है ये। जीबी मतलब गॉल ब्लैडर, हिंदी में क्या बोलते हैं, पित्ताशय। तो पित्त रस का उत्पादन या पित्त रस का स्रावण कहां से हो रहा है, लीवर से, लेकिन पित्त रस जमा कहां पे हो रहा है, संचित या संग्रहित कहां पे हो रहा है, तो इसको कहिएगा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं, पित्ताशय या पित्त की थैली। तो बनता है कहां, लीवर में, जमा होता है गॉल ब्लैडर में। तीसरा सवाल, अगर पूछा जाए कि बाइल जूस में कौन सा एंजाइम होता है, ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, और ऐसा सवाल पूछा जाता है तो बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं। अगर पूछा जाए कि बाइल जूस में एंजाइम कौन सा होता है, तो कहिएगा बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता। तो पित्त रस में एंजाइम नहीं होता, तो कहिएगा फिर इसको आप डाइजेशन में क्यों पढ़ा रहे हो सर, फालतू का। जब इसमें एंजाइम नहीं है तो ये पाचन तो करेगा नहीं, तो फिर डाइजेशन से संबंधित कैसे हुआ, ऐसे हुआ। देखो ये इसमें एंजाइम नहीं होते तो ये पाचन नहीं कर सकता, लेकिन हां पाचन में सहायता कर सकता है। किसके पाचन में, तो फैट के डाइजेशन में ये क्या करता है, सहायता करता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। फैट का पाचन नहीं कर सकता, फैट के डाइजेशन में, वसा के पाचन में सहायता कर सकता है। किस प्रक्रिया द्वारा सहायता करता, तो कहिएगा सर एमल्सिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा, एमल्सीकरण प्रक्रिया द्वारा। एक बार फिर से देखना ठंडे दिमाग से, जैसे मैं बोल रहा हूं सुनते जाओ आप, सिर्फ कमेंट बंद करो आप लोग। पहला कि भाई बाइल जूस कहां बनता है या कहां से स्रावित होता है, कहां से निकलता है, स्रावित होना मतलब निकलना, लीवर से। बाइल जूस जमा कहां पे होता है, गॉल ब्लैडर में। बाइल जूस में एंजाइम कौन सा होता है, तो कहिएगा सर बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो करता क्या है, तो यह फैट के डाइजेशन में सहायता करता है। किस प्रोसेस के थ्रू करता है, तो किस प्रक्रिया द्वारा करता है, तो एमल्सीकरण प्रक्रिया द्वारा करता है। ठीक है जी। अनूप, हाँ वीडियो से कर सकते हैं, वीओडी से, अगर आपका एग्जाम सर पे है। देखो बच्चे, अनूप वीओडी इसीलिए दिया गया है कि जैसे किसी बच्चे ने कोई हमारा कोर्स ले लिया, अब उसका एग्जाम सर पे आ गया, 1 महीना के बाद एग्जाम है, तो ये तो अपने हिसाब से चलेगा ना कोर्स, आपके हिसाब से तो चलेगा नहीं, है ना। इसको तो 2 से 3 महीने लग जाएंगे खत्म होने में। तो वीओडी इसलिए दिया गया है ताकि वो बच्चा जिसके सर पे एग्जाम आ गया
वो उससे कंप्लीट करके अपना एग्जाम निकालने लायक हो जाए। ठीक है अनूप साहब, है ना, इसीलिए दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये वसा का क्या करता है, एमल्सीकरण करता है। अब आप कहेगा सर ये नया लफड़ा आ गया, ये एमल्सीकरण क्या है, एमल्सीकरण क्या है, उसको समझाते हैं। घबराना नहीं है मेरे रहते हुए, है ना, हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे, आपके सर पे बोझ नहीं आने देंगे, सारा बोझ हम अपने ऊपर ले लेंगे। देखो जैसे मान लिया कि ऑयल को अगर आप पानी में डालते हो, ऑयल को पानी में डालते हो तो आपने देखा होगा कि उसकी बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती है। तो ठीक उसी तरह से हम खाना खाते हैं तो उसमें फैट होता है, ऑयल होते हैं, और फिर हम पानी पीते हैं तो वसा की बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती है। ठीक है, तो नोट करके कहीं पर लिख लीजिएगा, ये मान लिया कि है बिग फैट ड्रॉप, बिग फैट ड्रॉप, वसा की बड़ी सी बूंद, वसा की बड़ी बूंद। ये जो बाइल जूस है यानी पित्त रस क्या करता है पता है, ये पित्त रस क्या करता है कि वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में बदल देता है। ये किस में बदल दिया, स्मॉलर ड्रॉप्सलेट, स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी बूंद, छोटी छोटी बूंद में बदल दिया। तो वसा की बड़ी बड़ी बूंदों का पित्त रस की सहायता से छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तन कहलाता है एमल्सीकरण, या शुद्ध हिंदी में इसे लिख देते हैं पाइसीकरण। कभी कभी किताबों में क्या लिख देते हैं, पाइसीकरण। तो बाइल जूस में कोई एंजाइम होता नहीं है, बस इसका काम होता है ना कि वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ना उसको छोटी छोटी बूंदों में बदल दें ताकि फैट का डाइजेशन थोड़ा आसान हो सके। तो वसा की बड़ी बड़ी बूंदों का पित्त रस की सहायता से छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तन कहलाता है एमल्सीकरण। कन्वर्जन ऑफ बिग फैट ड्रॉप्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स विद द हेल्प ऑफ बाइल इज नोन एज व्हाट, एमल्सिफिकेशन। फिर से सुनिएगा, कन्वर्जन ऑफ बिग फैट ड्रॉप्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स विद द हेल्प ऑफ बाइल इज नोन एज व्हाट, एमल्सिफिकेशन। वसा की बड़ी बड़ी बूंदों का पित्त रस की सहायता से छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तन पाइसीकरण कहलाता है। तो ये जो आपका बाइल जूस है उसका काम होता है फैट का एमल्सिफिकेशन करना। तो ये फैट का डाइजेशन कर नहीं रहा लेकिन फैट के डाइजेशन में थोड़ी सी मदद तो कर रहा है ना, मदद तो कर रहा। तो ओवरऑल फिर से एक बार देखना कि भोजन आमाशय से चलता हुआ जब गया छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में तो लीवर ने क्या सेक्रेट कर दिया, बाइल जूस। बाइल जूस कहां पे जमा हुआ, गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से चलता हुआ कहां आ गया, भोजन में आके मिल गया। अब इस बाइल जूस ने क्या किया कि वसा जो इसमें था भोजन में उसके उस बड़े बड़े वसा के बूंदों को छोटे छोटे में बदल दिया ताकि फैट का आसानी से डाइजेशन हो सके। बस लीवर का इतना ही रोल है डाइजेशन में, लीवर का इतना ही रोल है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किसी आदमी के गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया और डॉक्टर ने सर्जरी कराई, स्टोन निकाल दिया, फिर कुछ दिनों के बाद फिर स्टोन आ गया, 2-3 बार बेचारे ने सर्जरी करवा ली, तो डॉक्टर ने क्या कर दिया कि इसका गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया। तो क्वेश्चन पूछा गया कि अगर किसी पर्सन का गॉल ब्लैडर शल्य क्रिया द्वारा निकाल दिया जाए तो किसका पाचन प्रभावित होगा, बताओ। अगर किसी आदमी के गॉल ब्लैडर को हमने निकाल दिया, है ना, सर्जरी के थ्रू निकाल देते हैं ना गॉल ब्लैडर को, ज्यादा स्टोन आ रहा है तो किसका पाचन प्रभावित होगा। तो आप कहेगा सर सिर्फ फैट का डाइजेशन प्रभावित होगा। अरे भाई गॉल ब्लैडर का रोल क्या है कि ये बाइल जूस को स्टोर करके यहां पे पहुंचा दे रहा था। तो अगर ये बाइल जूस नहीं आएगा तो फैट का डाइजेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो किसी आदमी का गॉल ब्लैडर का अगर ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर उसे क्या बोलते हैं कि थोड़ा ऑयली स्पाइसी कम खाइएगा, थोड़ा ऑयली स्पाइसी कम खाइएगा। शालू कह रहे हैं कि वीओडी कहां मिलेगा, तो आपने जो बैच लिया है ना उसी में एक है लाइव क्लास और एक है वीओडी बैच। वीओडी का मतलब वीडियो ऑन डिमांड, तो उसमें रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएंगी। फैट का बिल्कुल सही, क्या बात है भाई, फैट का डाइजेशन प्रभावित होगा अनूप, जितेश, है ना, क्योंकि सिर्फ ये क्या कर रहा है, ये और कुछ तो कर नहीं रहा, फैट के डाइजेशन को थोड़ा सा इजी कर रहा है। तो हमने देखा रोल किसका, लीवर का डाइजेशन में रोल देखा। अब देखिए पैंक्रियाज, हमने क्या बोला कि फूड जब स्टमक से चलता हुआ क्या होता है, आता है कहां पर, आता है ड्यूडेनम में। तो लीवर ने इसमें क्या मिला दिया, बाइल जूस, और ये क्या है आपका पैंक्रियाज,
ये है आपका पैंक्रियाज। देखिए बड़ा वाला डायग्राम देख लीजिए जो मैंने बनाया था, ये था पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इसमें क्या मिला देता है? पैंक्रियाटिक जूस। तो अगला रोल हम देखने जा रहे हैं किसका? पैंक्रियाज का, कि डाइजेशन में पैंक्रियाज का क्या रोल है, डाइजेशन में पैंक्रियाज का क्या रोल है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पैंक्रियाज। लीवर का तो देख चुके, तो हमने अभी अभी जो डायग्राम बनाया था उसको एक बार आप फिर से देखो। ये था हमारा डियोडेनम। डियोडेनम से दो दो ग्रंथियां जुड़ी हुई थी, एक है कौन? आपका अग्नाशय। दूसरा ग्रंथि कौन है? लीवर। लीवर और अग्नाशय एक दूसरे से किसके सहायता से जुड़े हुए थे? गॉल ब्लैडर। ये देखो गॉल ब्लैडर से नली निकली आकर यहां पे जुड़ गई। तो भाई लीवर से तो निकला कौन सा? बाइल जूस, जिसने ज्यादा कुछ कमाल किया नहीं, ये फैट के डाइजेशन को थोड़ा इजी कर दिया। अब देखिए ये पैंक्रियाज में क्या बन रहा है? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज में भी एक लिक्विड बन रही है, उस लिक्विड का नाम क्या है? पैंक्रियाटिक जूस। कितनी बार लिख चुका हूं इसको। तो पैंक्रियाज से क्या स्रावित होता है? पैंक्रियाटिक जूस। और इस पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं एंजाइम, है ना। बाइल जूस में तो कोई एंजाइम नहीं था, लेकिन पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम होते हैं। और कितने एंजाइम होते हैं? तो 3 एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन? ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। नोट करिएगा इसको, ठीक है जी। तो ये जो आपका पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाज से क्या निकल रहा है? पैंक्रियाटिक जूस। ये भी भोजन में आकर मिक्स हो जाएगा। तो बाइल जूस में तो कोई एंजाइम था नहीं, लेकिन पैंक्रियाटिक जूस में कितने एंजाइम हैं? 3 एंजाइम। पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है एमाइलेज और तीसरा है लाइपेज। ये तो सबको रटा रटाया होगा, याद ही होगा ना। आपको याद नहीं होगा, मुझे तो याद ही होगा। बताइए, तो पैंक्रियाज से क्या स्रावित होता है? पैंक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशयी रस। और अग्नाशयी रस में होते हैं 3 एंजाइम, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन वही करेगा जो पेप्सिन कर रहा था। अमाशय से बचता बचाता कुछ प्रोटीन सही सलामत यहां तक आ गया, डियोडेनम तक, तो फिर से ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन को बदल देगा किसमें? पेप्टॉन में। कि भाई बचकर जाओगे कहां, भागे जा रहे हो क्या? अमाशय से बच के आ गए, लेकिन यहां पर फिर पकड़ लेगा कौन? ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, दोनों ही प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदलेगा। दूसरा अमाइलेज। पैंक्रियाटिक जूस में दूसरा कौन सा एंजाइम है? अमाइलेज। अमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज में बदल देगा। आप इस एंजाइम को पहले पढ़ चुके हैं। अमाइलेज कहां, याद है कुछ? जब हम फूड को बक्कल कैविटी में चबा रहे थे, फूड को जब हम बक्कल कैविटी में चबा रहे थे तो क्या हुआ कि लार स्रावित हो रहा था, और लार में एंजाइम था टाइलिन, जिसको सलाइवरी अमाइलेज कह रहे थे, जो स्टार्च को माल्टोज में बदल रहा था। तो चूंकि वो सलाइवा में था, इस नाते उसे सलाइवरी अमाइलेज कह रहे थे। ये पैंक्रियाज से निकलता है, तो कुछ लोग इसको पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी लिख देते हैं, लेकिन है क्या? अमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को माल्टोज में बदल देगा। ये माल्टोज क्या, आगे समझ में आ जाएगा। और अमाशय से बचता बचाता कुछ फैट यहां तक सही सलामत आ गया है, तो फिर से इंतजाम है लाइपेज का। लाइपेज क्या करेगा? फैट को यानी वसा को किसमें बदल देगा? रटा रटाया है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो वसा को पचाने वाला इकलौता एंजाइम आपका लाइपेज है, और ये लाइपेज हर जगह मिलेगा, क्योंकि वसा का पाचन एक बार में संभव ही नहीं है। जैसे आप खिचड़ी खाते हो, तुरंत देखिएगा 2 घंटे बाद भूख लग जाएगी, लेकिन आप कोई ऑयली स्पाइसी चीज खा लो, देखिएगा देर में भूख लगेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स? चंदन कह रहे हैं कि सर बैकग्राउंड ब्लैक कर दीजिए, तो उससे फिर जो लोग निकालते हैं ना इसका क्या कहते हैं, प्रिंट आउट, तो वो पूरा काला काला दिखेगा ही नहीं, इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसा रखा है। और व्हाइट जो है वो सबसे कम आंखों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं कि भाई पैंक्रियाटिक जूस में फूड के तीनों कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम मौजूद है कि नहीं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। फूड के तीनों मेजर कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम मौजूद है कहां?
आपके पैंक्रियाटिक जूस में, इसलिए पैंक्रियाटिक जूस को हम लोग कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, पूर्ण पाचन रस। आपने अभी देखा कि अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, लेकिन ये देखिए पैंक्रियाज से जो निकल रहा है लिक्विड उसका नाम है पैंक्रियाटिक जूस, और इसमें तीनों फूड के तीनों मेजर कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम मौजूद है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे पूर्ण पाचन रस कहा जाता है ना, जठर रस, पित्त रस, अग्नाशयी रस, ऑल, उत्तर क्या हो जाएगा? पैंक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है क्योंकि इसमें फूड के तीनों मुख्य घटकों को, तीनों मेजर कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम मौजूद है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग लहजे में पूछा है, जरा देखेंगे, लहजा देखेंगे क्वेश्चन पूछने का। आप मुझे बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स। गॉल ब्लैडर ना हो तो फैट के डाइजेशन में थोड़ा आसान होगा माय डियर फ्रेंड्स, दिक्कत होगी, आपको थोड़ा ऑयली स्पाइसी कम खाना पड़ेगा। चतुर्भुज जी कह रहे हैं कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। शुक्रिया भाई आपका। प्लांट न्यूट्रिशन का क्वेश्चन बना लिया आप लोगों ने? प्लांट न्यूट्रिशन का मैंने अपलोड कर दिया है प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि कितना सही हुआ है, जाके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन देखिए ना, यहां पे हो गया ना, ड्यूडेनम में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, और थोड़ा सा कहां पे हुआ? आपके बक्कल कैविटी में हुआ। तो उत्तर बिल्कुल सही आप लोगों के रुझान आ रहे हैं कि भाई अग्नाशय, अग्नाशय को हम क्या बोलते हैं कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट करने वाला बोलेंगे। पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से क्या स्रावित हो रहा था बताइए ना? पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस स्रावित हो रहा था, अग्नाशयी रस स्रावित हो रहा था। और इस अग्नाशयी रस में 3 एंजाइम था। कौन कौन? ट्रिप्सिन जो किसका डाइजेशन कर रहा था? प्रोटीन का। दूसरा क्या था? अमाइलेज जो किसका डाइजेशन कर रहा था? कार्ब का, कार्बोहाइड्रेट का। और लाइपेज आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं, किसका डाइजेशन कर रहा था? फैट का। तो फूड के तीनों मेजर कंपोनेंट, तीनों मुख्य घटकों को पचाने वाला एंजाइम अग्नाशयी रस में मौजूद है। इसलिए अग्नाशयी रस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहेंगे, और अग्नाशय को कहेंगे कि भाई अग्नाशय कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है। ठीक है जी, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा ड्यूडेनम में पाचन कंप्लीट हो गया, हमारा ड्यूडेनम में पाचन कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए छोटी आंत के दूसरे भाग में। तो देखिए छोटी आंत का पहला भाग ये था ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में 2 ग्रंथियां पाचन में इन्वॉल्व है, एक है लीवर, दूसरा है पैंक्रियाज। लीवर से सेक्रेट हो रहा है बाइल जूस, जिसका डाइजेशन में बस इतना रोल है कि ये फैट के डाइजेशन को आसान करता है। पैंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम थे जो पाचन कर रहे हैं, आपके यहां पे दिख रहे हैं। अब आ जाएगा फूड कहां पे? तो दूसरे भाग में, जेजुनम में आ जाएगा। जेजुनम कौन सा पार्ट हुआ बताओ? ये तो आपका हो गया ड्यूडेनम। उसके बाद आ जाएगा छोटी आंत का दूसरा पार्ट, याद है ना? छोटी आंत का दूसरा पार्ट क्या कहलाएगा? जेजुनम। और फिर सबसे अंतिम भाग क्या कहलाएगा? इलियम। ये देखिए यहां से बड़ी आंत की हो जाएगी शुरुआत, ऐसे। तो एक राहत की खबर है आपके लिए, सुना दूं? एक राहत की खबर है कि भाई जेजुनम में डाइजेशन नहीं होता। तो लिख लेंगे कि भाई अग्र क्षुद्रांत्र में, छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांत्र में पाचन की क्रिया नहीं होती। तो फिर इसका काम क्या है? फंक्शन लिख देता हूं। अब यहां पर मुझे खुद से लिखना पड़ेगा मनहूस जैसा, है ना, उसमें टाइम भी जाएगा और कंटेंट भी कम हो जाएगा। तो इसका कार्य क्या होगा? तो कार्य इसका होगा कि इट टेक्स पार्ट इन, इसे मुझे लिख देना था, इट टेक्स पार्ट इन द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। देखो कितना बोरिंग लग रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड।
है ना। छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांत्र में, मैं लिख दे रहा हूं, इस भाग में भोजन का सार्वधिक अवशोषण होता है। इस भाग में भोजन का सार्वधिक अवशोषण होता है। तो अगर मैं पूछूं कि भोजन का जो अवशोषण है वो छोटी आंत के हर भाग में होता है, ड्यूडेनम में भी अवशोषण होगा, जेजुनम में भी होगा, इलियम में भी होगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन छोटी आंत के किस पार्ट में होता है, तो जेजुनम में होता है। यहां डाइजेशन नहीं होता, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है कि नहीं। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम आलू खाते हैं, आलू में मुख्यतः क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम रख दिया है स्टार्च, सोनम। जैसे हम चावल खाते हैं, चावल में मुख्यतः क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या रख दिया गया है, स्टार्च। ग्रुप डी तो आसानी से होगा ना कवर, हिमांशु साहब। जब हम सीडीएस एनडीए का लेवल लेके चल रहे हैं, पीसीएस का लेवल लेके चल रहे हैं, तो ग्रुप डी तो आसानी से हो ही जाएगा ना। ओके, तो अब आ गया फूड कहां पे, छोटी आंत के अंतिम भाग में, और छोटी आंत का अंतिम भाग कहलाता है इलियम। क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, इलियम। तो छोटी आंत का जो अंतिम भाग है वो कहलाता है इलियम। और इलियम में मौजूद जो पाचन ग्रंथियां हैं, इलियम में मौजूद जो पाचन ग्रंथियां हैं, उन्हें कहते हैं आंत्र ग्रंथियां, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स मिलकर क्या स्रावित कर रही हैं, इंटेस्टाइनल जूस। और इस इंटेस्टाइनल जूस में कितने एंजाइम हैं, तो बहुत सारे एंजाइम हैं। इस इंटेस्टाइनल जूस में इतने सारे एंजाइम आपको दिखने को मिल जाएंगे। पहला एंजाइम है आपका लैक्टेज। अब यहां पे मैंने हिंदी में नहीं लिखा तो मुझे खुद लिखना पड़ेगा। दूसरा है आपका सुक्रेज। तीसरा है आपका माल्टेज। चौथा एंजाइम है पेप्टाइडेज। और पांचवा एंजाइम कैसे भूल सकते हैं, वो तो हर जगह ही मिलेगा ना, लाइपेज। लाइपेज से छुटकारा नहीं है आपका, लाइपेज। क्या मिलेगा, लाइपेज। लिख लो पहले आप इसको, फिर सबके हम फंक्शन आपको दिखाएंगे। तो ये जो छोटी आंत का अंतिम भाग है जिसको इलियम कहते हैं, छोटी आंत का अंतिम भाग है ना इलियम, ये सबसे लास्ट वाला ये है, देखो इलियम। ये यहां से बड़ी आंत, और बड़ी आंत ऐसे मुड़ जाता है, फिर ये देखो, और ये एनस होता हुआ खुल गया। तो ये पहला भाग छोटी आंत का डियोडेनम है कि नहीं, पढ़ चुके ना, डियोडेनम, ग्रहणी। छोटी आंत का बीच वाला पार्ट ये वाला कहलाता है जेजुनम, जेजुनम, अग्र क्षुद्रांत्र। और ये जो अंतिम भाग है ये कहलाता है इलियम। तो इलियम में मौजूद पाचन ग्रंथियों को हम आंत्र ग्रंथियां कहते हैं। आंत्र ग्रंथियां आंत्र रस स्रावित करती हैं, और आंत्र रस में इतने सारे एंजाइम हैं, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, पेप्टाइडेज और लाइपेज। इनके अब हम फंक्शन आपको बताने वाले हैं, पहले नोट करो आप, ठीक है। हाँ, कैप्सूल कवर भी स्टार्च का ही बना होता है, बिल्कुल। ठीक है, अब चलिए एक एक के हम फंक्शन आपको दिखाते हैं कि लैक्टेज क्या करता है, किसको पचाता है, सुक्रेज किसको पचाता है, माल्टेज, पेप्टाइडेज, लाइपेज किसको किसको पचाता है। ठीक है जी। तो अगर हम बात कर रहे हैं लैक्टेज की, ठीक है, लैक्टेज, एक चीज मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, एक ट्रिक बताना चाहूंगा। देखो एज जो होता है ना, एज, एज जो होता है वो एंजाइम का सफिक्स होता है। सफिक्स समझते हैं ना, प्रत्यय जिसको कहते हैं। किसी शब्द के बाद एज लगा हुआ हो, आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि वो एंजाइम होगा। जैसे मैं कहूं रेनिन,
आपको याद करना पड़ेगा कि भाई रेनिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है। लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा लैक्टेज ना, तो आप आंख बंद के कहोगे एंजाइम है। जैसे मैं कहूंगा सुक्रेज, आप कहोगे एंजाइम है। जैसे मैं कहूंगा माल्टेज, जैसे मैं कहूंगा पेप्टाइडेज, जैसे मैं कहूंगा लाइपेज, एंजाइम है। यानी एज जो होता है ना, वो एंजाइम का सफिक्स होता है। ओके नाउ अब आप जरा देखो, पहला एंजाइम है लैक्टेज, जो लैक्टोज को बदल देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। किस में बदल देता? ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में बदल देता। आप कहोगे सर ये लैक्टोज क्या है, तो साइड में कहीं पे लिख लो, है ना। हमें इतना एक साथ लिखना है, तो इतना जगह छोड़कर नीचे कहीं नोट करके लिख लेना, बॉक्स बना के, ठीक है। लैक्टोज क्या है ना, लैक्टोज क्या है, इतना आपको एक साथ लिखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट को कहीं साइड में बॉक्स में डालो, है ना। जैसे अगर पूछ लिया जाए लैक्टोज क्या है, तो आप कहेगा सर इट इज मिल्क शुगर, दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट या शर्करा, दूध में पाया जाने वाला शर्करा है ना। जैसे अगर हम मिल्क की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, दूध की बात करें, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दूध में प्रोटीन कौन सी है, कमेंट करें आप लोग, दूध में प्रोटीन कौन सी है, तो आप कहेगा सर अभी अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है, दूध में प्रोटीन जो होती है उसका नाम है कैसीन। लेकिन अगर पूछा जाए कि दूध में शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा कौन सी है, तो कहिएगा सर लैक्टोज। एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन सीजीएल वालों ने पूछा, क्या पूछा कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन शर्करा युग्म निम्नलिखित में से है। प्रोटीन शुगर कपल फाउंड इन मिल्क, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन शर्करा युग्म निम्नलिखित में से है। उत्तर क्या था? कैसीन एंड लैक्टोज। प्रोटीन कौन सी होती है दूध में? कैसीन। और शुगर कौन सा होता है? लैक्टोज। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि लैक्टोज क्या है, तो कहिएगा सर इट इज मिल्क शुगर, दूध में पाया जाने वाला शर्करा है। तो देखो हम अपने भोजन में अगर दूध लेते हैं तो लैक्टेज नाम का जो एंजाइम है वो दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज शुगर को बदल देता है, किसमें? ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। किस में बदल देता है? ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में बदल देता है। ठीक है। उसके बाद है हमारा सुक्रेज, सुक्रेज है ना, लेकिन उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे की बात करेंगे। ठीक है जी। हाँ, बिहार पुलिस के लिए तो मस्त है बिल्कुल, सज्जन यादव जी। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा डाइजेशन खत्म हो जाएगा, एनिमल न्यूट्रिशन भी खत्म हो जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन, अपना अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे। 8 से 10 मिनट और लगेंगे इसको फिनिश करने में, और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो जाकर के आप लोग कमेंट कीजिएगा। हमारा जो YT चैनल है वो है साइंस बाई जुबैर एहसानी। तो कल जो है कोशिश मैं करूंगा कि एनिमल न्यूट्रिशन के भी प्रैक्टिस सेशन डाल दूं। ठीक है। तो इस पे जाकर के आप लोग पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर इस पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा प्लांट न्यूट्रिशन का, और अपना स्कोर लिख दीजिएगा कि कितना हुआ आपका। ठीक है। और किस बैच से हैं वो भी लिख दीजिएगा। और इसी नाम से मैं फेसबुक और इंस्टा पे भी हूं, फेसबुक और इंस्टा पे भी हूं, और इसकी PDF मैं जो है वो अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम हमारा है साइंस का सुरूर, टेलीग्राम हमारा है साइंस का सुरूर। तो आज चूंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि हम आगे की गुफ्तगू जारी रखें, तो आज दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। PNG अपलोड नहीं हुई।